हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मगध प्रकाशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल सेट 11 के 150 प्रश्नों के बारे में। तो चलिए, आज का हमारा पहला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा असम राज्य के शास्त्रीय नृत्य रूप है। तो जो असम राज्य के जो शास्त्रीय नृत्य रूप है, मैं आपको बता दूं कि वो सत्रिया है। ठीक है, यानी कि सत्रिया नृत्य रूप के 15वीं शताब्दी ईस्वी में महान वैष्णव संत और असम समाज के सुधारक महापुरुष से शंकर देव द्वारा वैष्णव धर्म का प्रचार के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में इसको पेश किया गया था। अगला सवाल है, तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है। तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है, तो वो है हमारा पोंगल। यानी कि तमिलनाडु में जो सबसे सर्वाधिक त्यौहार को वो पोंगल, यानी तमिलनाडु के अन्य त्यौहारों में जो और भी त्यौहार मनाए जाते हैं तो है जल्लीकट्टू, चिथराई एवं अपिरक्कू। इस तरह के बहुत सारे त्यौहार हैं, पर सबसे ज़्यादा जो मनाया जाता है वो पोंगल। अगला सवाल हमारा है, उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किनके द्वारा शुरू किया गया था। यानी उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किनके द्वारा शुरू किया गया था, तो मैं आपको बता दूं कि वो अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा। अब्दुल कलाम आज़ाद, यानी अब्दुल कलाम आज़ाद के प्रमुख विद्वान एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, उन्होंने उर्दू साप्ताहिक पत्रिका अल हिलाल का 1912 ईस्वी में प्रकाशन किया और इस पत्रिका में ब्रिटिश नीतियों एवं आम आदमी के समस्याओं का उल्लेख होता था। और उन्होंने 1940-1945 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। अगला सवाल है, ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया, तो इसका समर्थन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया। यानी मैं आपको बता दूं कि पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए प्योर मॉडल का समर्थन भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। अगला सवाल है, कूटनिरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है, तो कूटनिरपेक्षता का मुख्य रूप से जो अभिप्राय है वो शक्ति कूटों के प्रति तटस्थता। ठीक है, यानी मैं आपको बता दूं कि कूटनिरपेक्षता का मूल रूप से अभिप्राय है शक्ति के कूटों के प्रति तटस्थ कूटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में हुई थी और इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। अगला सवाल है, पूंजी बाजार विनियामक होता है पूंजी बाजार, तो मैं आपको बता दूं कि वो होता है सेबी, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी भारत में पूंजी बाजारों के लिए नियामक प्राधिकरण है और ये 1992 के तहत स्थापित सेबी अधिनियम भारत के स्टॉक के लिए प्रमुख नियामक है। अगला है, गुरु शिखर क्या है। गुरु शिखर क्या है, तो अरावली का उच्चतम शिखर है। यानी कि गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी के उच्चतम शिखर है और इसकी ऊंचाई है 5676 फीट, यानी कि 1722 मीटर और यह राजस्थान में अवस्थित है। अगला सवाल है, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है। यानी प्रस्तावना के अनुसार जो परम शक्ति होती है वो किसके हाथों में होती है, तो वो जो है हमारा जनता। यानी मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति जनता के हाथों में होती है। अगर जनता जिसको चाहेगा उसे परम शक्ति। अगला सवाल है, हिंदू पैट्रियट के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे, तो मैं आपको बता दूं कि वो थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। यानी हिंदू पैट्रियट एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी जो कि भारत में बंगाल क्षेत्र में नील की खेती करने वाले किसानों की समस्याओं के बारे में प्रमुखता से लिखती थी। ठीक है, हरिश्चंद्र मुखर्जी इस पत्रिका के संपादक थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था। यानी दिल्ली का जो अंतिम सुल्तान था वो था इब्राहिम लोदी। यानी कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत के मुगल साम्राज्य की नींव डाली। अगला है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। यानी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति जो है वो
राष्ट्रपति करते हैं। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कावेरी विवाद किन राज्यों के बीच है? यानी कावेरी विवाद जो हुआ था वो किन राज्यों के बीच हुआ था? तो मैं आपको बता दूं कि हुआ था तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। यानी कि कावेरी नदी के पानी का हिस्सा तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों राज्यों के बीच गंभीर विवाद के कारण रहा और इस विवाद की उत्पत्ति 1892 और 1924 में पूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर साम्राज्य के बीच दो समझौते के कारण हुई थी। किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है? यानी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला को मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है? तो जिन्हें गौरव प्राप्त है वो है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। ठीक है, यानी कि न्यायाधीश लीला किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। अगला है, दक्षिण अफ्रीका के पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है? तो प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग रंग भेद कहते हैं। यानी कि मैं आपको बता दूं कि जो दक्षिण अफ्रीका में विद्यमान प्रजाति में भेदभाव रंगों के भेदभाव कहा जाता था। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन एक दूसरे के समानार्थी हैं? यानी यहाँ पर 4 दिए हुए कौन किसके समानार्थी हैं? तो मैं आपको बता दूं, बिल्डियर्स यानी कैरम, गोल्फ, पोलो, फुटबॉल, स्क्वाश, वॉलीबॉल, स्क्वैश। ठीक है, तो ये किसके समानार्थी हैं? तो ये जो है हमारा फुटबॉल, सॉकर, ये जो है एक दूसरे के समानार्थी हैं। हिमोड कहाँ निर्मित होते हैं? तो हिमोड कहाँ निर्मित होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ग्लेशियर क्षेत्र में। यानी कि हिमनद द्वारा अपने साथ बहा कर लाए गए सेल पदार्थ या मलबा जिनका निक्षेप घाटी के भिन्न भाग उसमें होता है, निक्षेप के हिमोड कहते हैं। ठीक है, हिमोड में गोलासम छोटे छोटे सेल खंड बजरी, रेत, मृत्तिका आदि विभिन्न पदार्थ पाए जाते हैं। अगला है, बीबी का मकबरा भारत में कहाँ है? यानी बीबी का मकबरा भारत में कहाँ है? तो औरंगाबाद में है। यानी बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एक मकबरा है। इसे औरंगजेब के पुत्र आजम ने अपनी मां दिलरस बानो बेगम परनोप्रांत रबिया उद दौरानी के नाम से जाना जाता है। अगला है, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वस्तुओं का कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है? तो मैं आपको बता दूं कि जो इसका उदाहरण है ऊन और भेड़ का मांस। यानी मैं आपको बता दूं कि एक ही इनपुट में से 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का उत्पादन को संयुक्त आपूर्ति कहा जाता है। 19वें समांतर द्वारा, ठीक है, 49वें समांतर द्वारा किन देशों को पृथक किया गया? तो 49वें समांतर द्वारा जिन देशों को पृथक किया गया वो हमारा है US और कनाडा। अगला है, किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है? तो होता है आवश्यकताएं। यानी कि वस्तु का वास्तविक मूल्य उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु के लिए अधिक कीमत देने को तैयार रहने के अंतर को उपभोक्ता अधिशेष कहते हैं। ठीक है, अगला है, बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल के जो खिलाड़ी टीम में एक खिलाड़ी होते हैं वो 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीमें होती हैं, यानी 5-5 होती है। यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर छूट गया है, टाइप नहीं हो पाया तो इसके कारण से यहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर 5, यानी बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते। कितने खिलाड़ी? तो 5 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में, 5-5। बीजिंग ओलंपिक में एक इवेंट में 8 स्वर्ण पदक जीतकर किसने इतिहास रचा? तो किसने इतिहास रचा? तो वो इतिहास US का माइकल फेल्प्स। ठीक है, इन्होंने इतिहास रचा। डेमोक्रेसी शब्द को किस भाषा से लिया गया? यानी डेमोक्रेसी शब्द जो है उसे किस भाषा से लिया गया? तो उसे लिया गया ग्रीक। यानी मैं आपको बता दूं कि डेमोक्रेसी ग्रीक शब्द से लिया गया शब्द है और जिसका शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन। डेमोक्रेसी लोकतंत्र या प्रजातंत्र की एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासक खुद चुनता है और यह शब्द लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक राज दोनों के लिए प्रयुक्त होता है।
अगला सवाल है, बिहार में पाल चित्रकला शैली पर किसका प्रभाव रहा था? तो वो प्रभाव रहा था बौद्ध कला का प्रभाव। यानी मैं आपको बता दूं कि बिहार में पाल चित्रकला शैली पर बौद्ध काल का प्रभाव था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो वो थे बदरुद्दीन तैयबाजी। ठीक है, तैयबाजी। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था अशोक का दादा था। यानी कि अशोक का जन्म मौर्य सम्राट बिंदुसार और सुभद्रागी में हुआ था और वह मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। अशोक ने लगभग समस्त भारतीय उपमहाद्वीप पर 268 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। अगला है, भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य। यानी भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य है, तो उसका प्रथम राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश। यानी कि आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसने 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य से अलग कर तेलुगु भाषा वाली लोगों के लिए एक भाषाई नया राज्य बना गया। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ठीक है, किस वर्ग ने 1857 सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो वो नहीं लिए थे साहूकार। यानी मैं आपको बता दूं कि 1857 के विद्रोह को सैनिकों, किसानों, कृषि मजदूर, कारीगरों, वंचित शासकों और अपमानित जमींदारों की भागीदारी में चिन्हित किया गया था। और हालांकि विद्रोह के महाजनों और व्यापारियों का जो समर्थन नहीं मिला। और यह उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा महाजनों को विरोध में विद्रोही ने बिंगुल फूंका था। एक भौगोलिकीय क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं जीवेम। ठीक है, अगला है, वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है? यानी वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है? तो उसका अभिप्राय है नगद मजदूरी और कीमत स्तर। ठीक है, यानी मैं आपको बता दूं कि यदि किसी व्यक्ति को मजदूरी में 10% की वृद्धि होती है परंतु वस्तु का मूल्य 10% से अधिक की वृद्धि होती है, तब उसकी वास्तविक मजदूरी में ह्रास होती है। ठीक है, बल्ब में हमेशा होता है, सही विकल्प चुनना है। यानी बल्ब में हमेशा क्या होता है, इसमें हमें सही चुनना है। तो बल्ब में हमेशा कांच होता है। यानी हम लोग देखते हैं कि जो हमारे घर में बल्ब लगा रहता है वो किस चीज़ का होता है? कांच का। यानी मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का वर्ष 1950 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पेरम्बूर चेन्नई में शिलान्यास की। वर्ष 1952 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ और 2 अक्टूबर 1955 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया और 14 अगस्त 1956 को पेरम्बूर में द्वारा प्रथम कोच बनाया गया, जिसका उद्घाटन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। मध्ययुगीय भारत के किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण का श्रेय मिला? तो मिला हमारे बाबर को। यानी कि सुर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह का शासनकाल 1540 से 1545 तक 1540 से लेकर 1545 तक रहा। पंचायत राज की देश में स्थापना किस वर्ष में की गई? यानी पंचायत राज की देश में स्थापना किस वर्ष की गई? तो उसकी स्थापना 1959 ईस्वी में की गई। यानी कि पंचायती राज का शुभ आरंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। अगला, निम्नलिखित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? तो जिनका घनिष्ठ संबंध रहा वो है उपयोग में से सभी, यानी बोध गया, वैशाली और राजगीर। यहाँ इन हर नगर से इनका जो है वो बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा है। गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया गया। यानी गांधी जी द्वारा जो पहला सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया गया वो कहाँ पर किया गया? तो मैं आपको बता दूं कि वो जो पहला
चंपारण में। यानी कि गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया और भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में गांधी जी ने किया। अगला सवाल है, भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो भूमंडल में सबसे इंडोनेशिया। यानी कि मैं आपको बता दूं कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीपों का समुदाय जो है वो इंडोनेशिया में है और यह 3000 से अधिक द्वीप है। अगला है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और नीचे दी गई सूचियों को कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। यानी यहाँ पर हमारा 2 सूची दिया गया और इसमें से हमें सही उत्तर यानी उतनूर, चिरांद, गुफकार्ल और पाइमपल्ली, ठीक है। और दूसरा सूची में तमिलनाडु, कश्मीर और तेलंगाना और बिहार। अब इसमें हमें दोनों सूचियों का मिलान करना है कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है हमारा ए का जो होगा 3, ठीक है। उतनूर जो है तेलंगाना, ठीक है। उसके बाद बी जो है वो चिरांद यानी बिहार और कुफकार्ल वो जो है हमारा कश्मीर, ठीक है। और पाइमपल्ली जो है वो है तेलंगाना। यानी इसका सही जो सूची मिलेगा वो मिलेगा ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, ठीक है। अगला है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? यानी बिहार का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो अभी है बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर, ठीक है। मतलब मैं आपको बता दूं कि अभी जो बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। देश में इसका 12वां स्थान है। अगला है, हमारे राष्ट्रगीत के संक्षिप्त स्वरूप को त्यौहार के अवसर पर बजाने के लिए लिए जाने वाला समय। यानी इसे लिए जाने वाला समय, तो इसको लिए जाने वाला समय 20 सेकेंड है। यानी कि भारत में राष्ट्रीय गान मूल रूप से 5 पदों में है, लेकिन राष्ट्रीय गान के रूप में इसका मात्र प्रथम पद जिसने 13 पंक्तियाँ ही माने हैं, इसके गाने का कुल समय 52 सेकंड निर्धारित है। कुछ विशेष अवसरों पर राष्ट्रगान की धुन को संक्षिप्त रूप से बजाने का जो समय लिया जाता है वो 20 सेकंड का होता है। अगला सवाल है, किस भारतीय वाणिज्य बैंक ने मोबाइल एटीएम सेवा प्रदान करने में प्रथम स्थान पाया? तो प्रथम स्थान पाया आईसीआईसीआई बैंक। यानी कि 12 दिसंबर 2002 को आईसीआईसीआई बैंक, जो भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है, मुंबई में भारत का पहला मोबाइल एटीएम ऑन व्हील्स लॉन्च करने का घोषणा की और यह जीपीआरएस प्रौद्योगिकी के माध्यम से बैंक के केंद्रीय डेटाबेस पर जुड़ा हुआ था, जो कि वायरलेस मीडिया के माध्यम से मोबाइल फोन, लैपटॉप में वास्तविक समय सूचना विनिमय में सक्षम बनता है। अगला सवाल है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? यानी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल जो है उनका 1952 से 1962 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहा। अगला है, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुआ? यानी कि राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन सा कार्य हुआ? तो जो हमारा कार्य हुआ वह बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन, सूत्र और विनय पिटक में हुआ, ठीक है। अगला है, हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाले चीनी तीर्थयात्री थे। यानी कि हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाले चीनी तीर्थयात्री थे। तो मैं आपको बता दूं कि जो चीनी तीर्थयात्री थे वो थे हमारे ह्यून सॉन्ग, ठीक है। अगला है, अजंता और एलोरा की गुफाएं के पास है। यानी अजंता और एलोरा की गुफाएं किस शहर के पास हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो औरंगाबाद के पास है। यानी कि अजंता एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित लगभग 29 चट्टानों को काटकर निम्नलिखित स्मारक गुफाएं जो 2 द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व की है।
अगला सवाल है, भारत का वह कौन सा राज्य है जो पहली बार महादलित अवधारणा को लाया और महादलित विकास मिशन का गठन किया है। यानी भारत का वह कौन सा राज्य है जो पहली बार महादलित अवधारणा को लाया और महादलित विकास मिशन का गठन किया। तो जो इसका गठन किया वो है बिहार। यानी मैं आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुसूचित जातियों के अत्यंत कमजोर वर्ग के शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन हेतु महादलित आयोग का गठन किया और इसके विकास एवं उत्थान के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। अति पिछड़ी जातियों के पंचायतों में 20% का आरक्षण भी दिया। अगला है, इनके प्रशासन के लिए नगर पालिका संगठनों को तैयार किया गया। यानी कि मैं आपको बता दूं कि जो किया वो नगर और छोटे शहरों के लिए। यानी कि नगर पालिका परिषद मध्यम आकार के नगर में होता है, जबकि नगर निगम बड़े नगर शहरों में होता है। अगला है, किसके शासनकाल में भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया। यानी किसके शासनकाल में भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में दिल्ली को भारत की राजधानी दिल्ली को स्थानांतरित किया गया। अगला है, स्वराज आंदोलन किसने प्रारंभ किया। यानी स्वराज आंदोलन जो था वो किसने प्रारंभ किया। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है श्रीमती एनी बेसेंट ने किया। मतलब भारत में श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयासों से होम रूल लीग की स्थापना की गई और एनी बेसेंट ने अपने समाचार पत्र न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ तथा बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठ द्वारा इस आंदोलन का प्रचार किया। अगला है, बिहार में रतिनाथ की चाची किसकी कृति है। बिहार में रतिनाथ की चाची किसकी कृति है। तो वो जो है हमारे नागार्जुन। यानी मैं आपको बता दूं कि रतिनाथ की चाची नागार्जुन की कृति है। अगला है, एक समान मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में कितनी होती है। तो जो कितनी होती है, तो होती है 25। यानी कि वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए आँखों में वस्तु की न्यूनतम दूरी विशेष दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। ठीक है, और आँखों से यह दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि किसी वस्तु को इससे भी कम दूरी से दिख जाता है तो वस्तु धुंधली और अस्पष्ट दिखाई देगी। हालांकि निकट दृष्टि की दूरी आयु के साथ परिवर्तित होती रहती है। अगला है, कार रेडिएटर में पानी का प्रयोग निम्नलिखित में से उसके किस कारण से किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि उसे जो है वो उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता के लिए किया जाता है। किसी राइफल से गोली दागी जाती है जो फायर की जाने के बाद पीछे हट जाती है। यानी किसी राइफल से गोली दागी जाती है जो फायर करने के बाद पीछे हट जाती है। उस गोली के प्रति राइफल का गतिज ऊर्जा अनुपात निम्नलिखित में से कितना होता है। तो उसका जो होता है वो होता है 1। ठीक है, 1 होता है। यानी कि किसी राइफल से गोली दागी जाती है जो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है, उस गोली की प्रति राइफल का गतिज ऊर्जा अनुपात 1 होता है। अगला है, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है तो वो है हमारा आयन मंडल। यानी मैं आपको बता दूं कि रेडियो तरंगों के संचरण के लिए जो प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर होता है वो आयन मंडल है। अगला सवाल हमारा है, प्रवर्धकों को ऋणात्मक पूर्णभरण यानी प्रवर्धकों के ऋणात्मक पूर्णभरण। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो है हमारा वो है बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और सोर्स को बढ़ाता है। विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि यानी विद्युत धारा से आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो जो है उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। यानी मैं आपको बता दूं कि जल विद्युत धारा का सुचालक है। ठीक है, हम सबको पता है कि जल क्या है, विद्युत धारा का सुचालक है। इसलिए अगर विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग किया जाएगा तो उसे इलेक्ट्रोक्यूशन बिजली का झटका लगने का मौत हो सकता है। यानी कि इसमें बिजली की झटका लगकर मौत होने की संभावना रहती है। परिदर्शी यानी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है। तो वो काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। यानी कि परिदर्शी पेरिस्कोप एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर
भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है और इसका उपयोग पनडुब्बी युद्धपोत के छिपे सैनिकों द्वारा लक्ष्य को देखने और शत्रु को गतिविधियों का पता लगाने के लिए होता है। अगला है प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना कहलाती है, तो उसकी घटना कहलाती है अपवर्तन। अगला है वाहनों के पार्श्व दर्पण साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ये उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण के। यानी वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग पार्श्व दर्पण या रियर व्यू दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि वो सीधे वास्तविक और हास्यमय चित्रों का निर्माण करते हैं, जो ड्राइवर के छोटे दर्पण में बड़े क्षेत्रों को दिखाने की अनुमति देता है। और समतल दर्पण की तुलना में इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा होता है, जिससे चालक अपने पीछे के वाहनों को अच्छे तरह से देख सकता है। हृदय यानी हार्ट जो से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं, यानी नलिकाओं को क्या कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उसे धमनी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या यानी आधुनिक आवर्त सरणी में परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है, घटती है या आवर्त दाएं बाएं, मतलब इसमें 4 ऑप्शन। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि 3 कथन है और इसमें से हमें सही कथन चुनना है। यहाँ पर पहला कथन जो है, बैकलाइट ऊष्मा का सुचालक होता है, बैकलाइट विद्युत का कुचालक होता है, बैकलाइट जो ऊष्मा द्वारा नर्म किया जा सकता है। तो इसमें जो इसका कथन होगा वो होगा हमारा केवल 2, यानी बैकलाइट जो होते हैं विद्युत का कुचालक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी अधातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, और सभी विकल्प सही हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर होगा अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। यानी मैं आपको बता दूं कि धातुओं द्वारा निर्मित ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय या उदासीन है। उदाहरण के लिए कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, जो उदासीन ऑक्साइड है, और यह कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, जो प्रकृति में अम्लीय है। अगला है, निम्न में से कौन सा रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है मिट्टी का तेल। यानी मैं आपको बता दूं कि रॉकेट ईंधन को प्रणोदक कहते हैं, जो कि प्रणोदक वैसे ईंधन है जिनके जलने से अत्यधिक मात्रा में गैस एवं ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा इनका दहन बहुत ही तीव्र गति से होती है एवं दहन का पश्चात कोई अवशेष नहीं बचता है। आलू एक उदाहरण है, यानी आलू किस चीज़ का एक उदाहरण है, तो मैं आपको बता दूं कि आलू कंद का एक उदाहरण है। कंद यानी आलू कंद का एक उदाहरण है। कंद क्या है, स्टोलोन का सूजा हुआ अंतिम सिरा है, जिसे स्टार्च संचित होता है, और एक तना है क्योंकि इसे कई गांठें होती हैं जिसमें आँख कहते हैं, और आँखों के मध्य अंतराल के साथ गांठों को पोड़ मतलब इंटरनोड्स के रूप में जाना जाता है। पौधे का कौन सा भाग केसर देता है, यानी पौधे का कौन सा भाग है जो कि हमें केसर देता है, तो है रंध्र यानी सिटगमा। यानी मैं आपको बता दूं कि केसर का मसाला जिसे सेफ्रोन क्रोक्स और क्रोक्स सैटिवस के फूल से प्राप्त किया जाता है, और यह इरिडेशियाई वर्ग में क्रोक्स की एक प्रजाति है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देता है, यानी निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो वृक्ष जो है वो पर्णपाती वृक्ष, यानी कि पर्णपाती वृक्ष और झाड़ियां ऐसे पादप हैं जो वार्षिक स्तर पर प्राय शीत ऋतु के दौरान प्रत्येक बढ़ती हुई ऋतु के समाप्ति पर अपने पत्ते गिरा देते हैं, लेकिन गर्म जलवायु में शुष्क ऋतु के दौरान भी पत्ते गिरा सकते हैं। उसे पर्णपाती वृक्ष के समान उदाहरण में ओक, मैपिल और हिकॉरी वृक्ष शामिल हैं। ठीक है, अगला सवाल है, रुधिर है, यानी रुधिर क्या है, तो रुधिर है संयोजी उत्तक। रुधिर क्या है, संयोजी उत्तक।
अगला है हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। यानी जो हार्मोन के रूप में कार्य करता है वो कौन सा प्रोटीन का उदाहरण है? तो मैं आपको बता दूं कि वो है ऑक्सीटोसिन। यानी ऑक्सीटोसिन हार्मोनल प्रोटीन मूलतः संदेश वाहक प्रोटीन होते हैं, ठीक है, जो कि शारीरिक गतिविधियों के समन्वय में मदद करते हैं और इसे ऑक्सीटोसिन और सोमेटोट्रिपिन इसके उदाहरण हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस हार्मोन को अल्पकालिक हार्मोन कहते हैं, आपातकालिक हार्मोन कहते हैं? तो है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन यानी मैं आपको बता दूं कि एड्रेनलिन के अक्सर आपातकाल हार्मोन के रूप में जाना जाता है जब एक व्यक्ति उत्तेजित होता है और एड्रेनलिन का रिसाव होता है तो असंभव कार्य करने का क्षमता प्रदान करता है। लीवर किसके भरपूर स्रोत है? यानी लीवर किसके भरपूर स्रोत है? तो मैं आपको बता दूं कि वो प्रोटीन के भरपूर स्रोत है। अगला है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी अनाति पर घूमती है? यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी अनाति पर घूमती है? तो मैं आपको बता दूं कि वो जो है वो 23 पर घूमती है। अगला है भूपृष्ठ पर जलवायु और मृदा के साथ जौ द्रव के मंडल को कहते हैं, तो उसे हम लोग जौ मंडल कहते हैं। यानी मैं आपको बता दूं कि भूपृष्ठ पर जलवायु और मृदा के साथ जौ द्रव का मंडल को जौ मंडल कहते हैं। अगला है लाल साठ रेड रॉट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे से होती है? तो जो बीमारी होती है वो गन्ना के पौधे से होती है। यानी कि रेड रॉट गन्ने को ज्ञात पुराने रोगों में से एक है जो कि बहुत तेजी से फफूंदी की तरह फैलती फफूंदी के कारण होती है। इस रोग का पहचान गन्ने के विखंडित करने पर घट्टे मादक गंध के साथ गन्ने के अंदर लाल और सफ़ेद धब्बों का उत्पन्न अवरोध से की जाती है। अगला है मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया? तो जो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर खरीदा है क्रे XMP-14। अगला है एक धावक पहला 10 मीटर 15 से दूसरा 100 मीटर 18 सेंटीमीटर में तथा शेष 200 मीटर 25 सेंटीमीटर में तय करता है, तो उसकी लगभग औसत चाल ज्ञात कीजिए और धावक 15 मीटर की दूरी उसी औसत चाल से कितने समय में तय करेगी? कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, औसत चाल को ज्ञात करना, तो हम लोग लिखेंगे कि औसत चाल इक्वल टू 100 प्लस 100 प्लस 200 100 प्लस 100 प्लस 200 बटा 15 प्लस 18 प्लस 25। ठीक है, यहाँ पर है धावक का पहला 10 मीटर दूसरा 100 मीटर दूसरा 100 मीटर और तीसरा 200 मीटर। उसी तरह से फिर 15 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, वो औसत चाल टोटल जो हमारा आ गया 100 प्लस 200 बटा यहाँ पर 400। ठीक है, 15 प्लस 18 प्लस 25 करेंगे तो हमारा आ गया 58। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब इसे 58 को 400 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। 58 को 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा टोटल आ जाएगा 6.89। यानी ये हमारा क्या हुआ, मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर या सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग औसत चाल करेंगे। ठीक है, औसत चाल तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि औसत चाल इक्वल टू, ठीक है, औसत चाल इक्वल टू 6/8 गुना, ठीक है, 18/5 18/5। टोटल हमको हमारा जो आ गया वो आ गया 24.8 किलोमीटर घंटा। ठीक है, यानी कि इसको और इस गुना करने के बाद बटा 5 कर देंगे और टोटल करने के बाद हमारा आ जाएगा 24.8 किलोमीटर घंटा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब 1500 में मीटर जाने में उसे लगा समय। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि 1500 मीटर जाने में उसे लगा समय इक्वल टू, ठीक है, ये समय तो 1500 बटा, ठीक है, हम लोग लिखेंगे कि 1500 मीटर जाने में उसका लगा समय 1500 बटा 6.89।
इक्वल टू इसको हम लोग काटेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, 217.7 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ये रहा हमारा इसका आंसर। ठीक है, 24.8 किलोमीटर घंटा और 217.7 सेंटीमीटर इसका हमारा क्या हो गया, 1500 की औसत चाल चलेगा तो कितने समय तक में तय कर लेगा, तो ये हमारा हो गया सही। अगला है, यदि 5600 रुपये में 8 व्यक्ति का परिवार 20 दिन तक काम चला सकते हैं तो 15 व्यक्ति के परिवार को 12 दिन काम चलाने के लिए कितनी राशि की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो इसे टोटल राशि की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पर हम निकालेंगे कि 18 व्यक्ति के परिवार 20 दिन तक, ठीक है, 5600 रुपये में काम चलाते हैं, तो चूंकि एक व्यक्ति का परिवार 20 दिन तक, ठीक है, 1556/8 रुपये में काम चलाते हैं, तो इसे हम लोग लिखेंगे, हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं पर आप लोग इसे नोट करते जाइएगा, मैं इसको छोटे छोटे वर्डों में, ताकि आप लोग समझ सके इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 8 व्यक्ति, ठीक है, 8 व्यक्ति का परिवार 8 व्यक्ति का परिवार 20 दिन तक क्या करता है, 5600 रुपये में अपना काम चलाता है, 5600 रुपये में काम चलाता है। चूँकि इतना इसको आप लोग नोट भी करते जाइएगा, तो चूँकि एक व्यक्ति का परिवार, ठीक है, एक व्यक्ति का परिवार 20 दिन तक एक व्यक्ति का परिवार 20 दिन तक, तो हम लोग लिखेंगे एक व्यक्ति का परिवार 20 दिन तक, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 5600/8, ठीक है, 5600/8 रुपये में काम चलाते हैं। तो एक व्यक्ति का परिवार 1 दिन तक, ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग लिखेंगे कि एक व्यक्ति का परिवार 1 दिन तक, यानी कि एक व्यक्ति का परिवार 1 दिन तक, ठीक है, 1 दिन तक, तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, इक्वल टू 5600/8 गुना 20, ठीक है, 5600/8 गुना 20 रुपये में काम चलाते हैं। तो 15 व्यक्ति का परिवार 12 दिन तक, ठीक है, यही ना, 15 व्यक्ति के परिवार 12 दिन में काम चलाने के लिए कितनी राशि की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि चूँकि 15 व्यक्ति का परिवार 12 दिन तक, 15 व्यक्ति का परिवार 12 दिन तक, ठीक है, 12 दिन तक, तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे कि इक्वल टू 5600, ठीक है, 5600 गुना 15 गुना 12/8 गुना 20, 8 गुना 20, इसको यहाँ तक आप लोग समझ गए। फिर से मैं एक बार इसको लिख देती हूँ कि लिखेंगे कि चूँकि 15 व्यक्ति का परिवार 12 दिन तक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू 5600 गुना 15 गुना 12, ठीक है, बटा 8 गुना 20, ठीक है, 8 गुना 20 रुपये में काम चलाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको 5600 गुना, यहाँ पर आप लोग समझिएगा, 5600 गुना 15 गुना 12, ठीक है, ये हमारा है। टोटल गुना करने पर हमारा क्या आ गया, 10,08,000 रुपये, ठीक है, 10,08,000 रुपये, 8,000 रुपये। अब हम लोग क्या करेंगे, 8 गुना 20 कर देंगे, टोटल हमारा आ जाएगा 160। अब हम लोग 160 को क्या करेंगे, 160 से क्या 10,08,000 को क्या कर देंगे करेंगे, तो हमारा टोटल जो इसका राशि जो निकल के आएगा, यहाँ तक आप लोग इसको समझ गए। तो इसको टोटल करने के बाद हमारा जो टोटल इसका निकल के आएगा वो आ जाएगा 6300 रुपये, ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका उत्तर। अगला है, मनोज ने एक किताब 25% छूट पर खरीदी, उसे 75 रुपये की छूट मिली, वह उसे किस कीमत पर बेचे कि उसे अंकित कीमत पर 10% का लाभ हो। तो जो कीमत पर खरीदे, तो मैं आपको बता दूं कि इसको हम लोग
इसमें क्या पूछ रहा है कि कीमत पर 10% का लाभ है, यानी लाभ पूछ रहा है, तो उसका अंकित मूल्य क्या है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि अंकित मूल्य इक्वल टू, ठीक है, आप लोग इसको लिखिएगा भी, अंकित मूल्य इक्वल टू 100/25 गुना 75 इक्वल टू हमारा आ गया 300 रुपये। अब जो उसका विक्रय मूल्य है, ठीक है, विक्रय मूल्य है तो कितना है उसका, विक्रय मूल्य लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग उसका विक्रय मूल्य लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि विक्रय मूल्य इक्वल टू 10 + 10 बटा 100, ठीक है, 10/10 + 10 बटा 100 गुना 300, टोटल हमारा आ गया इसका 330 रुपये। यहाँ हो गया हमारा इसका सही उत्तर। एक हवाई जहाज किसी दूसरे को 40 मिनट तक तय करता है, उसकी औसत चाल 240 किलोमीटर घंटा, यदि उसी दूरी को 30 मिनट में तय करना हो तो हवाई जहाज की चाल क्या होगी। तो यहाँ पर हवाई जहाज की क्या पूछ रही है, चाल पूछ रही है। तो इसे हम लोग लिखेंगे कि दूरी, ठीक है, दूरी इक्वल टू चाल गुना समय, ठीक है, दूरी इक्वल टू चाल गुना समय, ठीक है। अब यहाँ पर दूरी क्या है उसकी औसत चाल है 240 किलोमीटर घंटा और दूरी है 40 मीटर तक में तय करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग दूरी इक्वल टू चाल गुना समय, हो गया। अब हम लोग लिखेंगे इक्वल टू 240/60 गुना 40, ठीक है, 60 गुना 40 इक्वल टू हमारा कितना आ गया 160 किलोमीटर। अब अपशिष्ट चाल को हमें ज्ञात करना है, तो हमारा जो अपशिष्ट चाल होगा तो उसे हम लोग लिखेंगे कि अपशिष्ट चाल इक्वल टू, ठीक है, अपशिष्ट चाल इक्वल टू 160 गुना 60 बटा 30, ठीक है, 160 गुना 60 करेंगे, ठीक है, 160 गुना 60 और उसके बाद बटा 30 करेंगे, ठीक है। तो 160 में 60 से हम लोग गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 9600। तो हम लोग लिखेंगे कि इक्वल 9600 बटा 30। अब 9600 को हम लोग क्या करेंगे, 9600 को 30 से डिवाइड करेंगे, हमारा टोटल आ जाएगा 320, यानी कि 320 किलोमीटर घंटा। अगला सवाल है, अवंतिका ने 10,000 रुपये से एक व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है। 6 माह बाद अमरेश ने 10,000 रुपये लगाकर उसी व्यापार में हिस्सेदारी की। वर्ष के अंत में कुल 60,000 रुपये का लाभ हुआ। अवंतिका का लाभ क्या है। तो यहाँ पर अवंतिका का लाभ पूछ रहा है कि अवंतिका का लाभ क्या है। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, अवंतिका का धन इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे कि अवंतिका का धन इक्वल टू 12 गुना, ठीक है, अवंतिका का धन इक्वल टू 12 गुना 10,000, यानी 12 महीना का और में 10,000। हमारा क्या आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा 12, यहाँ पर आ गया हमारा 12 लाख, ठीक है, हो गया 12 लाख रुपए। अब अमरेश का धन क्या है, 6 महीना, ठीक है, यहाँ पर 6 महीना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अमरेश के धन इक्वल टू 10,000 गुना 6, अमरेश के धन इक्वल टू 10,000 गुना 6, तो आ गया उसका 60,000, ठीक है, 60,000 रुपये। अब धनों का अनुपात उसका क्या है, धनों का यहाँ पर लिखेंगे कि धनों का अनुपात इक्वल टू 2:1, धनों का अनुपात इक्वल टू 2:1। अब अवंतिका का लाभ, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 60 गुना 2 कर देंगे, ठीक है। अवंतिका का लाभ 60 गुना मतलब 60,000 गुना 2 बटा 3, टोटल हमारा क्या आ जाएगा 60,000 गुना 2 करेंगे तो हमारा 1,20,000 रुपये आ जाएगा। उसके बाद बटा 3 कर देंगे, करने के बाद हमारा जो आ जाएगा वो 40,000 रुपये आ जाएगा। तो अवंतिका का लाभ 40,000 रुपये हो गया।
तो हमारा अगला सवाल है, 8 वर्ष पूर्व अमर अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा था। ठीक है, यदि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 64 वर्ष है तो अमर की वर्तमान उम्र क्या है। ठीक है, अमर की वर्तमान उम्र क्या है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि माना अमर की वर्तमान उम्र इक्वल टू x वर्ष। ठीक है, अमर की वर्तमान उम्र, यहाँ पर अमन की वर्तमान उम्र इक्वल टू x। ठीक है, x वर्ष है। और अमर के बेटे का वर्तमान उम्र क्या है, अमर के पुत्र के वर्तमान उम्र इक्वल टू y। ठीक है, y। अब 8 वर्ष पूर्व, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 वर्ष पूर्व इक्वल टू x माइनस 8। ठीक है, 8 वर्ष पूर्व इक्वल टू x माइनस 8 इक्वल टू y माइनस 8। ठीक है, y माइनस 8 गुना 5। ठीक है, गुना 5। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे कि x माइनस 5y। ठीक है, x माइनस 5y इक्वल टू 8 माइनस 40। ठीक है, 8 माइनस 40। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा पहला ये निकल गया। अब हम लोग लिखेंगे कि वर्तमान उम्र का योग इक्वल टू 64 वर्ष। जैसे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वर्तमान आयु का योग इक्वल टू 64 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे कि इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 64। ये क्या हो गया, हमारा दूसरा हो गया। ठीक है, दूसरा। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि पहला तथा दूसरा, चूंकि पहला तथा दूसरा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि पहला तथा दूसरा इक्वल टू, आप लोग इसको लिखते भी जाइएगा कि पहला तथा दूसरा इक्वल टू x माइनस 5y। ठीक है, x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 32। ठीक है, माइनस 32, यानी कि यहाँ पर जो 8 माइनस 40 हुआ तो माइनस 32। ठीक है, पहला का। और दूसरा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 64। तो पहला तथा दूसरा से x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 32। अब x प्लस वाई इक्वल टू 64, x प्लस वाई इक्वल टू 64। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, x यहाँ पर लिखेंगे कि इस चूँकि x इक्वल टू 48। ठीक है, x इक्वल टू, इसको मैं अच्छे से लिख दे रही हूँ, x चूँकि x इक्वल टू 48 वर्ष। ठीक है, 48 वर्ष, यानी कि y इक्वल टू 16 वर्ष। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा, इसका जो हमारा कितना निकल गया, x इक्वल टू 48 और y इक्वल टू 16। ठीक है, y इक्वल टू 16। तो ये हमारा हो गया 48 वर्ष। क्या है, अमर की वर्तमान उम्र 48 वर्ष है। 30% तथा 20% के दो क्रमिक बट्टे कितने प्रतिशत के बट्टे के बराबर है। तो यहाँ पर बट्टे के बराबर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि अपशिष्ट संख्या, ठीक है, अपशिष्ट संख्या इक्वल टू 100। ठीक है, अपशिष्ट संख्या इक्वल टू 100 है। तो 30% बट्टा इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे कि 30% बट्टा इक्वल टू 30। ठीक है, 30% बट्टा इक्वल टू 30। 30% बट्टा इक्वल टू 30। अब यहाँ पर क्या है, शेष। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि शेष। ठीक है, यानी कि शेष जो हमारा बचा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 100 माइनस 30 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 70। ठीक है, 100 माइनस 30 किए तो हमारा आ गया 70। अब हम लोग लिखेंगे कि 20% का बट्टा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या 30% का तो निकल गया। अब हम लोग लिखेंगे कि 20% का बट्टा। ठीक है, 20% का बट्टा इक्वल टू 70 गुना। ठीक है, 70 गुना 20 बटा 100। 70 गुना 20 बटा 100 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 14। ठीक है, 14। अब हमारे यहाँ पर शेष क्या हुआ, तो हम लोग यहाँ पर जो हमारा शेष आया तो हम उसको क्या करेंगे, 70 माइनस, यहाँ पर लिखेंगे कि शेष इक्वल टू। ठीक है, शेष इक्वल टू 70 माइनस 14। 70 माइनस 14 इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 56। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अपशिष्ट बाटा को ज्ञात करेंगे कि हमारा अपशिष्ट बाटा
बटे के बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे कि अपशिष्ट बटा, ठीक है, अपशिष्ट बटा प्रतिशत में, ठीक है, प्रतिशत बराबर 100, ठीक है, 100 माइनस 56, 100 माइनस 56 बटा 100 गुना 100, ठीक है, 100 गुना 100। टोटल हमारा आ गया क्या, 44%। तो हमारा इसका 44% क्या होगा, 44% के बटे के बराबर। एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण बगल वाले कोण के 4/5 भाग है, तो समानांतर चतुर्भुज के कोणों का मान क्या होगा। यानी यहाँ पर कोणों का मान तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि x प्लस, ठीक है, माना कि चतुर्भुज का एक कोण x प्लस, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे x प्लस, ठीक है, x प्लस क्या है हमारा 4/5, तो 4x/5, ठीक है, इक्वल टू 180। यानी एक समांतर चतुर्भुज के कोण का मान 180, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि 5x प्लस, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि 5x, ठीक है, 5x प्लस 4x इक्वल टू 180 गुना 5, ठीक है, 180 गुना 5। अब हम लोग लिखेंगे कि x इक्वल टू 180 गुना 5, 180 गुना 5/9, ठीक है, 9 इक्वल टू हमारा क्या हो गया 100, ठीक है, इक्वल टू 100, ठीक है, 100 डिग्री। x इक्वल टू 180 गुना 5/9 इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि 4x/5, ठीक है, 4x/5 इक्वल टू 100 गुना, यहाँ पर गुना 4/5 इक्वल टू हमारा क्या आ गया 80 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री। तो जो हमारा चारों कोणों का जो मान हुआ, चारों कोणों का मान तो 80 डिग्री, ठीक है, 100 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, ये हमारा इसका सही उत्तर हो गया। अगला है सनी अकेले 12 दिन में एक काम को करता है, रवि अकेले 24 दिन में उसी काम को करता है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। यानी सनी जो है अकेले 12 दिन में एक काम को करता है, रवि अकेले 24 दिन में उसी काम को करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि रवि 24 दिन में एक काम करता है, ठीक है, और रवि एक दिन में, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि रवि 24 दिन में, आप लोग इसको लिखिएगा, रवि 24 दिन में 1/24, एक दिन, रवि 24 दिन में एक काम करता है, रवि क्या करता है 24 दिन में एक काम करता है, ठीक है, और रवि एक दिन में 1/24 करता है, ठीक है। इसको आप लोग लिखते भी जाएगा कि रवि 24 दिन में एक काम करता है, रवि एक दिन में 1/24 काम करता है, ठीक है। शनि 12 दिन में क्या करता है, शनि जो है यहाँ पर, शनि जो है वो एक दिन में, शनि एक दिन में 1/12, ठीक है, 1/12 काम करता है। अब दोनों मिलकर, ठीक है, दोनों मिलकर, यहाँ पर पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों मिलकर 1/24 प्लस 1/12, ठीक है, 1/24 प्लस 1/12 काम एक दिन में, ठीक है, एक दिन में करते हैं, ठीक है, एक दिन। तो एक दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर एक काम का दोनों मिलकर, ठीक है, दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक दिन में 1/8, ठीक है, क्या करते हैं, दोनों मिलकर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि दोनों मिलकर एक काम को इक्वल टू दोनों, यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि इसको हम लोग 1/8 को इस तरह से नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे कि दोनों मिलकर एक काम को 1/8 दिन में करते हैं। यानी कि 8 दिन में वो क्या करते हैं, 8 दिन में वो अपने काम को दोनों मिलकर 8 दिन में कर लेते हैं। एक महिला के थैली में केवल 50 पैसे तथा 1 रुपये के सिक्के हैं,
यदि कुल 30 सिक्के उसके थैली में मौजूद हैं जिसका योग कुल 20 रुपये है तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर माना कि 50 पैसे की सिक्के हम लोग लिखेंगे कि माना कि 50 पैसे की सिक्के, माना कि 50 पैसे के सिक्के, इसको आप लोग लिखेगा कि माना कि 50 पैसे के सिक्के इक्वल टू एक्स, ठीक है, एक्स। तो 1 रुपये वाले को 1 रुपये वाले सिक्के, ठीक है, 1 रुपये वाले सिक्के इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे 30 माइनस एक्स, ठीक है। तो 1 रुपये वाले तो 30 माइनस एक्स सिक्के हैं। अब इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 50, ठीक है, 50 पैसे वाले सिक्के, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 50 एक्स। यहाँ तक आप लोग समझ गए कि हमें कैसे लिखना है। तब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि 50 एक्स, ठीक है, प्लस 100, ठीक है, 50 एक्स प्लस 100 ब्रैकेट 30 माइनस एक्स ब्रैकेट इक्वल टू 2000 रुपये, ठीक है, 2000 रुपये। अब 50 एक्स प्लस 3000, ठीक है, 50 एक्स प्लस, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 50 एक्स, ठीक है, 50 एक्स प्लस 3000 माइनस 100 एक्स इक्वल टू 2000 रुपये, ठीक है, 2000 रुपये। अब यहाँ पर हमारा कितना आ गया 50 एक्स प्लस 3000 माइनस 100 एक्स इक्वल टू 2000। तो 50 एक्स इक्वल टू हमारा कितना आ गया 3000 माइनस 100 इक्वल टू 2000। तो हमारा टोटल आ गया 50 एक्स इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे कि 50 एक्स इक्वल टू, टोटल प्लस माइनस करने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे 50 एक्स इक्वल टू 1000। तो एक्स यहाँ पर लिखेंगे कि एक्स इक्वल टू 20 इक्वल टू 50 पैसे, यानी कि यहाँ पर क्या है इसका 20 सिक्के हैं, 50 पैसे के 20 सिक्के का संख्या ज्ञात हुआ। शरद चंद्र बाजार के बढ़ते भाव से काफ़ी परेशान हैं। सरसों तेल की कीमत में 20% की वृद्धि होने के कारण शरद चंद्र उसकी खपत को कितने प्रतिशत कम करे कि उन पर मूल्य वृद्धि का अतिरिक्त दबाव ना पड़े। यानी मूल्य जो है यहाँ पर शरद चंद्र उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करे कि उन पर मूल्य वृद्धि का अतिरिक्त दबाव ना पड़े। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि माना कि खपत 1 किलो है जिसकी कीमत 100 रुपये है, यानी खपत क्या है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि माना कि खपत 1 किलो है, 1 किलो है, ठीक है, 1 किलो है और 1 किलो का दाम क्या है 100 रुपया है, 100 रुपया है, ठीक है। तो 20% मूल्य वृद्धि के कारण, यानी कि 20% मूल्य वृद्धि के कारण, ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब मैं इसको मिटा रही हूँ, आप लोग इसको नोट भी करते जाइएगा। जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोगों को इससे जुड़े और सवाल मिले कभी बनाने के लिए, तो आप इसको नोट करके अच्छे से समझ लेंगे तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखे कि 20% मूल्य वृद्धि के कारण 1 किलो, ठीक है, 1 किलो की कीमत इक्वल टू 120 रुपया, ठीक है। 20% मूल्य वृद्धि के कारण क्या हुआ, तेल का कीमत 20 रुपया बढ़ गया, तो 1 किलो लीटर तेल का दाम क्या हो गया 120 रुपया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि 100, ठीक है, 100 रुपया में 1/120 गुना 100 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, मूल्य वृद्धि का अतिरिक्त दबाव ना पड़े उसे क्या, तो 1/120 गुना 100 किलो तेल मिलता है, ठीक है, किलोग्राम तेल मिलता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब आगे तो उसके बाद मिलता है तो खपत में कमी, ठीक है, खपत में क्या कमी, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि खपत में कमी इक्वल टू 1, ठीक है, माइनस 100/120 इक्वल टू 20/100, ठीक है, 20/100 इक्वल टू 1/6, ठीक है, 1/6। तो टोटल हमारा कितना हो गया 0, यहाँ पर लिखेंगे टोटल जो यहाँ पर हमारा करने के बाद आया 0.166 किलो, ठीक है, 0.166 किलो। अब प्रतिशत की कमी को हमें ज्ञात करना है, तो हम लोग लिखेंगे कि प्रतिशत की कमी इक्वल टू
हम लोग लिखेंगे कि प्रतिशत के कमी इक्वल टू 0.166, ठीक है, बटा 1/100, ठीक है, 1/1/100। टोटल हमारा क्या आ गया 16.6 की प्रतिशत की कमी हमें हो गई। अगला है एक वृत्ताकार खेत जिसकी त्रिज्या 10/पाई मीटर है, उसके चारों ओर बंधे तार को खोलकर एक वर्गाकार खेत के चारों ओर बांधा जाए तो वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इससे जुड़े मैंने बहुत सारे सवालों को बताया है अपने वीडियो में, और जिन्होंने अभी तक मेरा मॉडल सेट 1 से लेकर 10 तक की वीडियो को नहीं देखा है वो जाए मेरे चैनल पर जाकर देखें और अच्छे से ध्यान से देखें और उसे समझें, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा कि इस तरह के सवाल मैंने कैसे सॉल्व किए हैं। तो चलिए आज मैं फिर से एक बार इसको बता दूं कि तार की लंबाई इक्वल टू 2πr, ठीक है। तार की यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि तार की, ठीक है, तार की लंबाई, तार की क्या लंबाई इक्वल टू 2πr, ठीक है, 2πr। अब यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू 2 गुना, ठीक है, 2 गुना पाई गुना 10/पाई, ठीक है, 10/पाई इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर इसका हम लोग क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे कि क्षेत्रफल, यहाँ पर क्षेत्रफल इक्वल टू परिमाप, ठीक है, परिमाप स्क्वायर बटा 4 इक्वल टू 20/4 का स्क्वायर 2, ठीक है, 20/4 का स्क्वायर 2। तो टोटल हमारा कितना आ गया 25 वर्ग मीटर, इसका आंसर आ गया। 5 किलोमीटर घंटा की चाल से चलने वाला एक छात्र 1.5 घंटे घर से स्कूल पहुंचता है। समय को 20% कम करने और स्कूल से घर तक की समान दूरी को तय करने के लिए उसे अपनी चाल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी है, तो उसे कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी है, तो आप लोग इसको खुद से एक बार सॉल्व कीजिएगा, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आप लोग मैंने जो आप लोगों को समझा रही हूँ मैं, वो आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ कि इसका सही आंसर होगा 25%। अब इसके अनुसार आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा कि कितना प्रतिशत का उसे किस तरह से होगा। अगला है 2.697 प्लस 2.498 का स्क्वायर माइनस 2.697 माइनस 0.498 स्क्वायर का लगभग मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका क्या करना है, लगभग मान को ज्ञात करना है। तो इसका लगभग मान मैं आपको बता दूं कि इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है, इसे हम लोग लिखेंगे कि 6.97 प्लस 0.498 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर माइनस 2.697 माइनस 0.498 का स्क्वायर, ठीक है, 8 का स्क्वायर, ठीक है। हम जानते हैं कि क्या होता है ए, इसका तो हम लोग होल स्क्वायर जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पर टोटल क्या आ गया हमारा, प्लस माइनस करने के बाद 4ab, ठीक है, 4ab, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब आगे हम लोग इसको लिखेंगे, आगे लिखेंगे हम लोग कि चूँकि अवशिष्ट मान, ठीक है, अवशिष्ट मान को ज्ञात करनेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि इक्वल टू 4 गुना 2.697 गुना 0.498, ठीक है। इन सब को गुना करने के बाद हमारा टोटल क्या आएगा 5.37, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा, इसका लगभग मान क्या हो जाएगा 5.37। अगला है मोहन की तुलना में रजनी 25% कम काम कर सकती है और रिजवान की तुलना में मोहन 20% अधिक काम कर सकता है। काम पूरा करने में 1930 रुपये के लाभ में से मोहन का हिस्सा कितना होगा, यानी 1930 रुपये के लाभ में मोहन का हिस्सा कितना होगा। तो मोहन का हिस्सा होगा कि यहाँ पर क्या है मोहन, ठीक है, मोहन, रजनी,
मोहन, रजनी और रिजवान, ठीक है, रिजवान। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं मोहन, रजनी और रिजवान, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे कि 100:75, ठीक है, 100:75 अनुपात इसी लाइन में होगा 100 गुना 100/120, ठीक है, 100 गुना 100/120, ठीक है। टोटल को गुना करने के बाद जो हमारा आएगा, होगा 250 इसको हम लोग लिखेंगे 250/3 इक्वल टू 250/3। अब यहाँ पर लिखेंगे 300:225, ठीक है, 300:225/250, ठीक है, 250। तो हमारा टोटल क्या आ गया 12, यहाँ पर करने के बाद 12:9, ठीक है, 12:9:10, ठीक है, 12:9:10। अब मोहन का हिस्सा का होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि मोहन का हिस्सा, ठीक है, यहाँ पर है मोहन का हिस्सा। तो मोहन का हिस्सा इक्वल टू 12/12 + 9 + 10 गुना 930, ठीक है, 12/12 + 9 + 10 गुना 930। अब यहाँ पर टोटल क्या आ गया 12/31 गुना 930, मतलब 12 जो हम लोग 9, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 12, ठीक है। अब नीचे जो हम लोग प्लस किए 12 + 9 + 10, तो टोटल कितना आ गया हमारा 12/31 गुना 930, ठीक है, 930। यहाँ पर टोटल हम कैसे 12 गुना 31 इक्वल टू 360 रुपया, ठीक है, 12 गुना 31 इक्वल टू हमारा क्या आ गया 360 रुपया आ गया। तो मोहन का कितना हिस्सा हुआ 360 रुपये का। अगला सवाल है, एक दुकान में हिंदी किताबों की संख्या का 20% अंग्रेजी किताबों की संख्या का 1/5 भाग है तथा अंग्रेजी किताबों का 20% हिंदी किताबों के 2/25 भाग है, तो हिंदी तथा अंग्रेजी किताबों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर हिंदी और, तो अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को इससे जुड़े सवाल को बताया, तो मैं इसका आंसर बता रही हूँ, आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। 5:8, ठीक है। एक कार आधी दूरी 20 किलोमीटर घंटा तथा शेष आधी दूरी 40 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से तय करती है। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो 40, तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे कि औसत चाल, ठीक है, क्या है औसत चाल, ठीक है, औसत चाल, औसत चाल, ठीक है, औसत चाल इक्वल टू कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग इसको लिखेंगे टोटल हमारा जो कुल दूरी, कुल औसत चाल, कुल दूरी और कुल समय, तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे कि एस, ठीक है, एस बटा 2 गुना 20, ठीक है, एस बटा 2 प्लस एस बटा 20 गुना 40, ठीक है, ये हमारा क्या है चाल है, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल हम लोग इस तरह से इसको लिखेंगे, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग इसको लिखेंगे कि एस बटा 2 + 1 एस, 1 एस बटा 80, ठीक है, 1 एस बटा 80, ठीक है, इक्वल टू 80/3, ठीक है, 80/3 किलोमीटर घंटा, ठीक है, किलोमीटर घंटा। अब यहाँ पर लिखेंगे कि औसत चाल, ठीक है, अपशिष्ट समय, यहाँ पर क्या लिखेंगे अपशिष्ट समय, ठीक है, समय इक्वल टू 40/80/3, ठीक है, 40/80/3 इक्वल टू 3/2, यानी हमारा टोटल कितना आ गया
इतना हमारा घंटा इसका आंसर हो गया। 2200 रुपये का मिश्र धन 4 वर्ष में 1816 रुपये हो जाता है, तो 1200 रुपये का उसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितना रुपये मिश्र धन होगा। तो यहाँ पर क्या मिश्र धन पूछ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ब्याज, ठीक है, ब्याज इक्वल टू, ठीक है, ब्याज इक्वल टू 2800, ब्याज इक्वल टू 2816 माइनस 2816, ठीक है, 2200 रुपये का मिश्र धन 4 वर्ष में कितना 2816 रुपये। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्याज इक्वल टू 2816 माइनस 2200 रुपये, ठीक है, 2200 रुपये। तो हमारा टोटल आ गया 616 रुपया, ठीक है, 616 रुपये। अब हमें दर को ज्ञात करना है, तो हम लोग लिखेंगे कि दर इक्वल टू, ठीक है, दर इक्वल टू, ठीक है, दर इक्वल टू 616 गुना बटा 2204, ठीक है, 2204। अब यहाँ पर हमारा निकल के आया टोटल 7%। इसको हम लोग गुना करने के बाद जो हमारा आएगा उससे कट कर देंगे तो हमारा 7% आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग इसको लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे कि अवशिष्ट ब्याज, ठीक है, चूँकि अवशिष्ट ब्याज, ठीक है, अवशिष्ट ब्याज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1200 गुना 4 गुना 7 बटा 100। टोटल को गुना करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 336 रुपया आंसर, ठीक है, 336 रुपये इसका क्या होगा, मिश्र धन होगा। अगला है 15 आदमी एक खेत की फसल को 30 दिन में काटते हैं, तो 12 आदमी उसी फसल को कितने दिन में काटेंगे। यानी 15 आदमी खेत की फसल को 30 दिन में काटते हैं, 12 आदमी उसी फसल को कितने दिन में काटेंगे। तो हम लिखेंगे कि 15 आदमी फसल 30 दिन में काटते हैं, 15 आदमी फसल को 30 दिन में काटते हैं, ठीक है, 30 दिन में काटते हैं। तो 12 आदमी फसल को, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 12 आदमी, ठीक है, 12 आदमी फसल, ठीक है, 12 आदमी फसल को, तो हम लोग यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो अब 12 आदमी फसल को, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 30 गुना, ठीक है, 30 गुना 15 बटा 12, ठीक है, 30 गुना 15 दिन में काटते हैं, तो टोटल क्या आ गया हमारा 37 दिन में क्या करेंगे, काट देंगे। अब तो आप लोग यहाँ समझ गए होंगे कि 37.5 दिन कैसे आ गए। तो 30 गुना 15 बटा 12 करेंगे तो जितना हमारा आएगा उतना में इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा इतना दिन आ जाएगा। एक बाल्टी को भरने में 20 मिनट का समय लगता है, तो उसी बाल्टी के 30/4 भाग करने में कितना समय लगेगा, तो उसे कितना समय लगेगा। तो हम इसमें क्या कर देंगे कि अवशिष्ट समय को ज्ञात करना है, तो हम लोग लिखेंगे कि अवशिष्ट समय इक्वल टू 20 गुना 3/4, ठीक है, इसको हम लोग गुना कर देंगे। तो 20 गुना 3 यानी 20 का टेबल 3 में कर देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 20 का 60/4, यानी कि हम इसको काटेंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 15 दिन आ जाएगा, ठीक है। पंद्रह मिनट, इसका सही उत्तर क्या होगा, 15 मिनट। 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल 42 है, तो दूसरी सम संख्या क्या होगी। यानी 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल क्या है, 42 है, तो दूसरी सम संख्या क्या होगा। तो दूसरी सम संख्या जो हमारा होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस, ठीक है, x प्लस, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि x ब्रैकेट x प्लस 2, ठीक है, ब्रैकेट प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 42, ठीक है, इक्वल टू 42। यहाँ तक आप लोग समझ आ गए कि इसको हम लोग किस तरह से करेंगे, ठीक है। यानी हम लोग लिखेंगे कि x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 42, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 3x प्लस, ठीक है, 6 इक्वल टू 42, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 3x इक्वल टू क्या कर देंगे, 3x इक्वल टू 36, यानी कि यहाँ पर 42 में से 6 को माइनस कर देंगे, यानी हमारा 36 आ गया। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि
अब हम लोग लिख सकते हैं कि x इक्वल टू, ठीक है, x यहाँ पर लिखेंगे कि x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू 36/3। तो इसको कटेंगे तो हमारा कितना आ गया 12, ठीक है। तो इक्वल टू x इक्वल टू 12, यानी x इक्वल टू 12। यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद हम लोग इसको x प्लस 12, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे कि x प्लस 2 इक्वल टू 14, ठीक है, और x प्लस 4 इक्वल टू 16, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया 14, ठीक है। इसका सही उत्तर हो गया हमारा 14। अगला सवाल है दो संख्याओं का लघुत्तम संख्या 1250 है तो महत्तम संख्या 40 है, उसमें से एक संख्या 250 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। यानी दूसरी संख्या को प्राप्त करें तो हम लोग लिखेंगे कि तो इसका अपशिष्ट संख्या को ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि अपशिष्ट संख्या इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अपशिष्ट संख्या इक्वल टू, ठीक है, लघुत्तम संख्या इक्वल टू महत्तम गुना, एक मिनट, हम लोग लिखेंगे कि अपशिष्ट संख्या इक्वल टू लघुत्तम संख्या गुना महत्तम संख्या बटा एक संख्या, क्या एक संख्या, ठीक है, एक संख्या। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा इस पर हमको ऐसा लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट उसके बाद हम लोग क्या है यहाँ पर इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 1250, ठीक है, 1250 गुना 40 बटा 250, ठीक है, बटा 250। तो 1250 में हम लोग 40 को क्या कर देंगे गुना करेंगे, यानी कि 1250 गुना क्या करेंगे 40, तो हमारा कितना गया 50,000 इक्वल टू हमारा 50,000 आ गया। 50,000 बटा 250 करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे 50,000 भागा 250, टोटल हमारा आ गया क्या 200, ठीक है, 200। तो यहाँ पर इसका 200 होगा, ठीक है। एक चुनाव में दो प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। एक उम्मीदवार कुल मतों का 40% मत प्राप्त करता है परंतु वह दूसरे उम्मीदवार से 300 मत से हार जाता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसका कुल मतों का होगा 1500। अब इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे कि कुल मतों की संख्या कितनी है। ब्रह्मपुत्र मेल 220 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। यदि वही आधी दूरी 5/8 समय में तय करती है तो शेष आधी दूरी वह किस रफ्तार में तय करेगी। यानी शेष जो आधी दूरी है वो किस रफ्तार में तय करेगी। तो जो है शेष अपनी दूरी आधी दूरी तो अपनी शेष आधी दूरी जो है वो 146.66 किलोमीटर मतलब 66 किलोमीटर घंटा से तय करेगी। मैंने इससे जुड़े बहुत सारे सवालों को इस वीडियो में बताया, आप लोग देखिए और इसको समझ के सॉल्व कीजिए ताकि आप लोगों को भी ये समझ में आए कि आप लोग कितना ज़्यादा प्रश्नों को समझ रहे हैं और हल कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप हर दिन कितने सवालों को खुद से सॉल्व कर रहे हैं। अगला है श्रावण ने 5 मैच में क्रमशः 105, 99, 89, 15, 175 रन बनाए हो तो उसका औसत रन प्रति मैच क्या है। ठीक है, उसका औसत रन जो है प्रति मैच क्या है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि औसत रन, ठीक है, क्या औसत रन इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि औसत रन इक्वल टू 105 प्लस 99 प्लस 89, ठीक है, प्लस 15 प्लस 175, 175, ठीक है, 175 बटा क्या कर देंगे हम लोग 175 बटा 5, ठीक है, 175 बटा 5 यानी कि जैसे यहाँ पर दिया है कि 5 मैच, ठीक है। तो 105 प्लस 99 प्लस 89 प्लस 15 प्लस 175 बटा 5, ठीक है। अब टोटल को प्लस करने के बाद कितना आया हमारा, यानी कि 105, 99, 89, 15, 175 को प्लस करने के बाद टोटल कितना गया हमारा 430,
83/5 यानी टोटल क्या आ गया 96.6 यानी कि हर वो क्या मतलब उसका औसत रन जो है प्रति मैच में 96.6 प्रति मैच बनाया। क्वेश्चन नंबर 101 और 105 में प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। चेयर, राइज और टेबल। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे चेयर और राइज है तो उसी तरह से टेबल और इलबैट यानी इलबैट मतलब जैसे कि सी के बाद क्या सी तो सी ठीक है, एच तो इसमें क्या है सी है, इसमें भी सी है, एच तो इसमें भी एच है, ए तो इसमें भी ए है, आई तो इसमें भी आई है, आर तो इसमें भी आर है। उसी तरह से टेबल तो TABL है ठीक है। इसी तरह से इलबैट है तो यहाँ पर हम लोग जैसे इसमें देख रहे हैं कि टी है तो टी है, ए है तो यहाँ पर भी ए है, बी है तो इसमें भी बी है, एल है तो इसमें भी एल, इस तरह से हो गया। अगला है LKG MNO DCB ठीक है। तो LKJ MNO यानी कि मैं आपको बता दूं कि LKJ MNO ठीक है। तो एल के एल जो है उसके 3 अंक के बाद क्या आता है एम आता है, जैसे कि LKM ठीक है, LKM मतलब 3 ठीक है, यानी एल के 3 अंक। उसके बाद हमारा क्या है के है ठीक है। उसके बाद के है तो एम के जो है वो एन से क्या है 3 के बाद आता है, जैसे कि LKM और उसके बाद के जो है वो हमारा 3 के बाद है, जैसे कि KLMN ठीक है। उसी तरह से जे के बाद ओ तो यहाँ पर उसी तरह से DCB तो DCB जो है EFG के साथ होगा EFG, यानी कि जैसे DCB तो D जो है उसके बाद D के बाद 3 यानी मैं आपको बता दूं कि जैसे DCB है EFG है ठीक है। तो D जो है DEG 3 के बाद आता है, C जो है और DEF F जो है वो C से 3 के बाद आता है और B और E जो है वो भी 3 के बाद आते हैं तो EFG हो जाएगा। 7, 48, 12 यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ के लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो यहाँ का लुप्त संख्या क्या होगा, तो यहाँ पर जैसे है कि 7 ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि 7 गुना 7 माइनस 1 यानी 7 7 49 माइनस 1 इक्वल टू 48। उसी तरह से क्या है 12 तो हम लोग लिखेंगे 12 गुना 12 माइनस 1 ठीक है। 12 गुना 12 माइनस 1 यानी 144 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 148। तो जो लुप्त संख्या है वहाँ पर क्या होगा 143 ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ तक समझ गए कि 7 गुना 7 माइनस 1 तो 7 7 49 माइनस 1 किए तो यहाँ पर आ गया 48। उसी तरह से यहाँ पर करेंगे 12 गुना 12 माइनस 1 इक्वल टू 144 माइनस 1 इक्वल टू 143 यानी 143 इसका सही उत्तर होगा। 72, 18, 56 ठीक है। 72, 18, 56 तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, तो पहले हम लोग इसको लिखेंगे कि 7 + 2 ठीक है। 7 + 2 इक्वल टू क्या हो गया 9 ठीक है। और 9 गुना 2 इक्वल टू हो गया हमारा क्या 18 ठीक है। तो उसी तरह से 5 + 6 ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं जैसे 7 + 2 किए तो क्या आ गया 9 और 9 गुना 2 किए तो हमारा आ गया 18। उसी तरह से 5 + 6 इक्वल टू 11 और 11 गुना 2 इक्वल टू हमारा आ गया 22 तो इसका 22 हो जाएगा। ईंट, राजमिस्त्री, रंग। तो मैं आपको बता दूं कि राजमिस्त्री ईंटों को जोड़कर क्या भवन बनाता है। राजमिस्त्री है और ईंट क्या है, तो राजमिस्त्री ईंटों को जोड़कर क्या करता है भवन बनाता है। उसी तरह से एक पेंटर जो है वो क्या है, पेंटर क्या है एक पेंटर जो रंग साज जिसे हम लोग रंग साज को इंग्लिश में पेंटर कहते हैं, तो क्या करता है हमारे घरों को पेंट करके रंग से सजा देता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए, यानी यहाँ पर हमें लुप्त संख्या का चयन करना है। तो पहला क्या है 9, 6, 45 ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 9 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर ठीक है। 9 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर ठीक है इक्वल टू 45 ठीक है। तो 9 81 माइनस 36 ठीक है। 81 माइनस
36 इक्वल टू हमारा आ गया 45। से हमारा रहा पहला कॉलम। अब दूसरा कॉलम है, तो यहाँ पर हम लोग दूसरे कॉलम को किस तरह से लिखेंगे, तो इसी तरह से लिखेंगे 11 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर माइनस 57, यानी 11 दूनी का 22 और 8 माइनस 8 अट्ठाईस 64, तो 22 64 में से 22 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 57। ये हो गया हमारा दूसरा कॉलम। अब यहाँ पर जो तीसरे कॉलम में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है, वहाँ पर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसे हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 8 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू प्रश्नवाचक इक्वल टू 8 अट्ठाईस 64 माइनस 9। ठीक है, 8 का स्क्वायर किया तो 8 अट्ठाईस 64 माइनस क्या हो गया हमारा, तो 8 अट्ठाईस 64 माइनस 9 इक्वल टू हमारा आ गया क्या, 55। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा 55। यहाँ पर मैंने जैसे आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा, वहाँ पर मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई है। यहाँ पर जैसे कि हम लोग 11 का स्क्वायर करेंगे तो मैंने आपको उसका स्क्वायर क्या बता दिया, 22 है। तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर होगा 11 स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 57। ठीक है, तो 121 माइनस 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 57। ठीक है, ये हो गया। और 8 का क्या हो गया हमारा, मैं आपको 8 का फिर से एक बार बता दूं, जो हमारा तीसरा कॉलम है, मैंने दूसरे कॉलम का बताया, तीसरा कॉलम जो है 8 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक चिन्ह इक्वल टू 64, 8 अट्ठाईस 64 माइनस 9। ठीक है, 64 माइनस 9 इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 64 माइनस 9 इक्वल टू 55, यानी हमारा सही उत्तर 55 होगा। 107 से क्वेश्चन नंबर 107 से 111 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को ज्ञात करना है, यानी विषम अक्षर शब्द संख्या को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 36 जो क्या है, सम संख्या है, यानी 36 कट जाएगा एक, और संख्या 36 पूर्ण वर्ग संख्या है और बाकी सब जो है वो विषम संख्या। तो अगला सवाल हमारा है मार्च अप्रैल अगस्त दिसंबर। ठीक है, मार्च अप्रैल अगस्त दिसंबर। तो मैं आपको बता दूं कि अप्रैल को छोड़कर अन्य सभी महीने 31 दिनों के होते हैं। मार्च जो हमारा 30 दिन का होता है और अप्रैल है 31 दिन, अगस्त भी है 31 दिन और दिसंबर भी है 31 दिन के होते हैं, लेकिन मार्च जो हमारा है वो 30 दिन का होता है। अगला है बस स्कूटर साइकिल नौका। ठीक है, बस स्कूटर साइकिल नौका। तो नौका को छोड़कर अन्य सभी क्या है, सड़क पर चलते हैं, और नौका क्या है, वो पानी में चलता है। बस सड़क पर, स्कूटर सड़क पर, साइकिल भी, लेकिन नौका जो है वो कहाँ चलता है, पानी में, जैसे जिसको हम लोग नाव बोलते हैं। अगला है BDSCFLEGUDHP। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सब मैं आपको बता दूँ कि BDH जो है वो क्या है, 2 और बी के 2 अंक के बाद क्या आता है, डी आता है, जैसे BCD। ठीक है, और डी के 4 अंक के बाद एच आता है, जैसे मैं आपको बता दूँ DEFH। ठीक है, 4। उसी तरह से सी जो है, तो सी के 3 के अक्षर के बाद एफ आता है, जैसे CDEF। ठीक है, CDE, उसके बाद क्या आता है, एफ आता है। ठीक है, और एफ के 6 अंक के बाद जो है हमारा एल आता है। ठीक है, जैसे FGHIJKL। ठीक है, उसी तरह से EGU जो है, तो ई जो है वो 5 अंक के बाद जे में आता है, और यू जो है, यू 11 अंक के बाद यू आता है, और डी जो है वो 4 अंक के बाद एच आता है, और एच के 8 अंक के बाद क्या आता है, पी आता है। ठीक है, तो इसका जो इसमें जो अलग है वो है EGU। ठीक है, अगला सवाल है CBDIHIGONOPUTUW। ठीक है, तो इसमें भी हमें वही चुनना है कि भिन्न संख्याओं को। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर UTUW, जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि CBCD है। ठीक है, तो यहाँ पर बी जो है, बी और डी जो है वो क्या है, 2 अंक के बाद है, और IHIJ जो है, तो एच और जे जो है वो 2 अंक के बाद है। ONOP जो है, तो NP जो है वो कब आता है, 2 अंक के बाद, और UTUW जो है, तो T और W जो है वो 3 अंक के बाद, तो इसमें भिन्न जो है वो UTW है। एक आदमी का परिचय देते हुए महिला ने बताया वह मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है। मतलब एक आदमी का परिचय देते हुए महिला ने बताया वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। ठीक है, वह महिला उस आदमी से क्या संबंध रखती है, तो मैं आपको बता दूं कि महिला
महिला की माँ क्या है, महिला की माँ का बेटा यानी उसकी क्या है, भांजी, यानी ये क्या है, उसकी महिला, उस आदमी से उस महिला का क्या संबंध है, तो भांजी का है। जैसे कि उसकी यहाँ पर क्या है, वह मेरी माँ की माँ, यानी वह मेरी, जैसे कि मैं बताऊँ कि मेरी माँ की माँ यानी मेरी नानी, इकलौता पुत्र, तो इकलौता पुत्र यानी मेरे मामा, तो हम उस महिला क्या है, उस आदमी की भांजी हुई। यदि बी यह कहे कि उसकी माँ ए है, माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री, यानी यदि बी यह कहे कि उसकी माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है, तो ए बी के साथ का क्या संबंध है, ठीक है। यदि बी कहे कि उसकी माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है, तो ए बी का संबंध क्या रखता है, तो जैसे बी की माँ तो उसकी पुत्री इकलौती पुत्री है, और ए की माँ की तो ए और बी का क्या है, मामा और या मौसी होगी, ठीक है, मामा या मौसी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा चाचा। 114 और 116 में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 6, 11, 21, 36, 56 है। यहाँ पर हमें लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लुप्त संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैंने बताया है, बहुत सारे ऐसे सवालों को मैं सॉल्व करके बताई हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ जैसे यहाँ पर 6 + 5 करेंगे तो क्या आ गया, 11, ठीक है, 11 आ गया। 11 में 10 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 21, ठीक है। अब 21 में 15 को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब 36 में, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब 36 में जो है 36 + 20 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 56। अब 56 में कितना प्लस करेंगे कि यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर कितना आएगा, तो हम लोग 56 में क्या करेंगे, जैसे हमें 5-5 अंकों के अंतर पर हर को प्लस किया, जैसे 6 + 5 तो 11, 11 + 10 यानी यहाँ पर 10 कर दिए तो 21, फिर यहाँ पर 15 किए तो 36, फिर यहाँ पर 20 किए तो उसी तरह से 56 में हम लोग क्या कर देंगे, 25, ठीक है। 56 में हम लोग 25 को प्लस कर दिए तो हमारा क्या आ गया, 81। अगला संख्या 8, 14, 26, 44, 68। अब यहाँ पर हमें लुप्त संख्या को निकालना है, तो 8 + 6 किए तो हमारा आ गया 14, ठीक है। अब 14 + 12 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 26, और 26 प्लस, ठीक है, 26 + 18 करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, 44, ठीक है, 44 तक। अब 44 में यहाँ पर अब 44 प्लस, ठीक है, 44 प्लस क्या करेंगे हम लोग, 24, यहाँ पर 24 तो हमारा आ जाएगा 68 यानी 68, और 68 + 30 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 98। ये हो गया हमारा सही उत्तर। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, 6 अंकों का अंतराल किए हैं। एक यहाँ पर भी लुप्त संख्या, यहाँ पर जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा था, यहाँ पर की लुप्त संख्या को हमें ज्ञात करना है। तो हमारा क्या है, 51, 11, 61, ठीक है। तो 51, 11, 61 है, तो हम लोग इसे किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 × 1 प्लस, ठीक है, 5 × 1 + 6 × 1, ठीक है, = 11, ठीक है, = 11। 51 है तो 5 × 1 + 6 × 1 = 11, ठीक है। 61 को तो 6 × 1 किए = हमारा क्या आ गया, 11 आ गया, यानी 5 + 6 कर दिए तो हमारा 11 आ गया। अब इसी तरह से 64, 30, 32, ठीक है, दूसरा कॉलम क्या है, 64, 30, 32। तो हम लोग इसे किस तरह से लिखेंगे, 6 × 4 +, ठीक है, 6 × 4 + 3 × 2 = 30, ठीक है, यानी जैसे 6 × 4, 3 × 2 और यहाँ पर 30 = 30, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं कि 6 × 4 किए तो क्या क्या, 6 × 4 = 24 और 3 × 6 + हमारा आ गया 30। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हमारा क्या आ गया, 5 × 1, 6 × 1, तो यहाँ पर 5 + 6 कर दिए तो हमारा 61। अब यहाँ पर 35 और 43 है, ठीक है, 35 यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर हमें संख्या को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम कितने संख्या को ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हमारा है 35, ठीक है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह फिर 43। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 × 5 + 4 × 3, ठीक है, = प्रश्नवाचक चिन्ह। तो 3 × 5 = 15, 4 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 4 × 4 = क्या,
12, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया हमारा 15 और 12 को प्लस कर देंगे, 15 और 12 को प्लस करेंगे तो हमारा आ गया 27। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर होगा। आज बुधवार है, 84 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, मतलब आज बुधवार है तो आज के 84 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो आज के 84 दिन के बाद जो हमारा दिन होगा वो होगा, आज से 84 दिन के बाद जो हमारा दिन होगा वो हमारा होगा बुधवार। मोहिनी 9 दिनों पहले मूवी देखने गई थी, वह केवल गुरुवार को ही मूवी जाती है, आज का दिन सप्ताह का कौन सा दिन है, यानी 9 दिन पहले मूवी देखने गई थी, वह केवल गुरुवार को ही जाती है, तो आज का दिन जो है वो कौन सा दिन है, तो 9 दिन में 7 से भाग कर देंगे तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा 2। ठीक है, और आज का जो दिन है तो गुरुवार प्लस 2 यानी कि शनिवार है। दी गई अक्षर श्रृंखला में खाली स्थानों पर क्रम में रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर सेट उसे पूरा करें, यानी BCA। ठीक है, BCA यहाँ पर A, ठीक है, BCAAB, ठीक है, A उसके बाद BAB, ठीक है, उसके बाद फिर CAA, उसके बाद BC, उसके बाद फिर AAB, यानी कि हमारा जो यहाँ पर सही उत्तर होगा वो होगा हमारा क्या AC। ठीक है, ACAB, यानी कि ACAB उसका सही उत्तर हो जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 और 124 में प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक या अधिक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करे, यानी BDF PRTWIA। ठीक है, अब यहाँ पर जो है उसे हमें चुनना है, तो क्या होगा IKM। ठीक है, IKM। अगला सवाल है 14, 21, 30, 41, 54। ठीक है, यहाँ पर जो लुप्त संख्या उसे ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 14 प्लस 7 कर देंगे तो आ जाएगा 21। ठीक है, 21। ठीक है, अब 21 में तो यहाँ पर प्लस करेंगे, 21 प्लस 9 तो आ जाएगा 30। ठीक है, 21 प्लस 9 कर दिए तो हमारा आ गया क्या 30। अब 30 में कितना प्लस करेंगे, यहाँ पर हमें दो अंक का क्या लेना है अंतराल, तो यहाँ पर 30 प्लस 11 किए तो आ गया हमारा 41। ठीक है, अब 41 प्लस, ठीक है, 13 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 54, और फिर 54 प्लस 15 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख दूँ 54 प्लस 15 इक्वल टू हमारा कितना आ गया 69, यानी 69। अगला है 17, 14, 15, 12, 13 और 2 प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि 17, 14, 15, 12, 13, 10, 13। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम लोग जैसे कि माइनस में कर देना है। ठीक है, हर में से 2 को माइनस करना है, तो यहाँ पर हमारा निकल जाएगा 10, 11। ठीक है, 10 और 11। अगला सवाल है 2, 5, 10 प्रश्नवाचक चिन्ह 26, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर कौन सा संख्या लुप्त है उसे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो संख्या लुप्त है तो मैं आपको बता दूं कि पहले 2 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 3 इक्वल टू 5। ठीक है, इक्वल टू 5। 2 + 3 किए तो क्या आ गया 5। ठीक है, 2 + 3 इक्वल टू 5। ठीक है, 2 + 3 इक्वल टू 5 और 5 + 5 इक्वल टू 10। ठीक है, 10 + 7 करेंगे, जैसे यहाँ पर हम लोग 3 किए 2 अंक के बाद फिर 5 किए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 10 + 7 इक्वल टू 17 और 17 + 9 इक्वल टू 26। जो प्रश्नवाचक चिन्ह के पास आ जाएगा हमारा 17 होगा। ACFGOB और प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर कौन सा शब्द लुप्त है तो उसे हमें चुनना है। तो जैसे A के 2 अंक के बाद C आता है, ठीक है, C के 2 अंक 3 के बाद F आता है और F के 4 अंक के बाद क्या आता है J आता है और J के 5 के बाद O आता है, O के 6 अंक के बाद U आता है और U के 7 अंक के बाद क्या आता है B आता है। तो O के 7 अंक यहाँ पर इसको लिखेंगे। दिए हुए विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह प्रश्न में दिए हुए संख्याओं के समूह के समान है, यानी 10, 12, 15 दिया गया संख्या समूह 10, 12, 15 है।
तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 10 + 2 कर देंगे तो 12, 12 + 3 कर देंगे तो 15, ठीक है 15। उसी तरह से 68 + 2 कर देंगे तो क्या, 68 + 2 कर देंगे तो 70, और 70 + 3 कर देंगे तो 73, ठीक है। जैसे यहाँ पर हुआ है कि 10 + 2 तो क्या आ गया 12, और 12 + 3 कर दिए तो 15, यानी 1 और 2 और 3। तो उसी तरह से 68 + 2 करेंगे तो 70, और 70 + 3 कर देंगे तो 73। एम और एफ का विवाहित दंपति है, ए और बी बहिनें हैं, ए एफ की बहन है, बी एम की क्या लगती है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि बी एफ की बहन है और बी एम की क्या है, साली है। यानी कि जैसे एम और एफ क्या है, विवाहित दंपति है, एम और एफ क्या है, विवाहित दंपति है, और ए और बी क्या है, बहिनें हैं। ए एफ की बहन है, यानी ए जो है ए एफ की बहन है, ठीक है, यानी और बी एम की क्या लगती है, तो बी एम की क्या लगती है, एम जो है एफ से विवाहित है और एफ ए और एफ क्या है, बहन है, तो बी एम की क्या लगती है, तो साली लगती है। 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश की बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया खिसकाया गया तो वह बाएं सिरे से 7वां हो गया। पंक्ति में की दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति प्रारंभिक स्थान से क्या थी। तो यहाँ पर बाएं से प्रकाश का मूल स्थान क्या है, 9वां, और दाएं से प्रकाश का स्थान, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 16 - 9, ठीक है 16 - 9 + 1, ठीक है। तो 16 - 9 + 1 तो कितने पर आ गया, 8वें स्थान पर आ गया, तो यहाँ पर 8वां होगा। यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा। यानी बीते कल से पहले दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा, तो रविवार जो होगा, आज से बीते 2 शुक्रवार आता है, आने वाला कल अगला दिन, यानी कि क्या होगा, आने वाला अगला दिन। तो इसमें अगला दिन होगा आने वाला कल अगला दिन। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 70 वर्ष है। 110 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु से कि ठीक आधी होगी। अब उनकी आयु कितनी है, यानी अब उसकी आयु कितनी है, तो अभी उनकी आयु जो है वो, अभी उनकी आयु जो है वो है 50 वर्ष और 20 वर्ष, यानी कि पिता 50 वर्ष और पुत्र 20 वर्ष। यदि b = 2, मैट = 34 तो जोलेक्स बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यदि b, तो b क्या है, अल्फ़ाबेट के दूसरे नंबर पे b आता है, और मैट में आपको बता दूं a क्या है, अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार आधारित है, तो b के अंग्रेजी वर्णमाला के स्थान दूसरे स्थान पर आता है, और मैट जो है, तो यहाँ पर मैट जो है, तो मैट = 34 कैसे हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि अल्फ़ाबेट के 13वें नंबर पे m आता है, पहले नंबर पे 1 आता है, और t जो है वो 20वें नंबर पे आता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 13 × 1 = 14 है, 20 प्लस कितना हो गया 34, ठीक है। अब यहाँ पर जोलेक्स है, तो इसको कितना होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको हम लोग लिखेंगे JOGLEX, ठीक है। अब किस पे इसका क्या होगा, तो जे क्या है 10वें नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट के, प्लस ओ जो है वो क्या आता है 15वें नंबर पे आता है, ठीक है 15वें नंबर पे, तो प्लस कर देंगे। जी जो है वो कितने नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे आता है। एल जो है, तो एल जो है वो 12वें स्थान पे आता है। ई जो है वो 5वें स्थान पे आता है, और एक जो है वो 24वें स्थान पे आता है। अब टोटल को प्लस करने के बाद टोटल क्या आ गया हमारा 73, यानी कि 73। यदि हॉनेस्टी को ABGXJDQ लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में टॉनी को किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो टॉनी को उसी किस प्रकार से, तो उसे जो है वो DBCQ के पर लिखा जाएगा। समित्रा अपने घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने मुड़कर 2 किलोमीटर चला, और फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, और फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, और फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर। अब वह किस दिशा में की ओर जा रहा है, तो अब जो है वो किस दिशा की ओर में जा रहा है, तो अभी वो जो है वो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। रामा उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा व सीधे 10 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर सीधे जाता, अंत में बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता। अब प्रारंभिक स्थान से
कितने दूर पर है, तो अभी वो प्रारंभिक स्थान से 15 किलोमीटर के दूरी पर है। 27 छोटे घनों से मिलकर बने एक ठोस घन के 2 विपरीत फलक लाल, 2 विपरीत फलक पीले और 2 अन्य फलक सफ़ेद रंग हुए। कितने छोटे घन वाले पीले और सफ़ेद रंग हुए, यानी कितने घन वाले पीले और सफ़ेद रंग के हुए, तो हो गए 4। ठीक है। एक पेड़ पर 5 पक्षी बैठी है। कबूतर तोता के दाहिने ओर, गौरैया तोते से ऊपर है, कौवा कबूतर से अगला है, सरस कौवे से नीचे है। कौन सी पक्षी बीच में है, यानी कौन सी पक्षी, तो गौरैया तोता जो है, और तोता से गौरैया ऊपर में है, और सरस जो है वो सरस से कौवा ऊपर में, तो बीच में कौन सा है, तो बीच में क्या है, कबूतर है। 2 वर्ष पूर्व एक माता की आयु अपने पुत्र से चौगुनी थी। अब से 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। उनकी आयु का वर्तमान अनुपात क्या है, तो अभी उनकी आयु का वर्तमान अनुपात क्या है, तो है, मैं आपको बता दूं कि माना पुत्र की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष, माता की वर्तमान आयु इक्वल टू y वर्ष। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इक्वल टू 4x माइनस 2 इक्वल टू y माइनस 2। ठीक है, y माइनस 2। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हम लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे 4x। ठीक है, 4x माइनस 8 मतलब 4x माइनस 8 इक्वल टू y माइनस 2। अब यहाँ पर लिखेंगे 4x माइनस, यानी 4x माइनस y इक्वल टू 6। ठीक है, y इक्वल टू 6। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 2 ब्रैकेट x प्लस 6, ठीक है, x प्लस 6 प्लस 10 इक्वल टू y प्लस 6, y प्लस 6 उस इक्वल टू 2x प्लस 12 प्लस 10 प्लस y प्लस 6, y प्लस 6। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए, y प्लस 6। अब 2x माइनस वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 16। ठीक है, माइनस। अब समीकरण 1, ये जो हमारा y 4x माइनस वाई जो था वो पहला समीकरण था, और 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 16 ये क्या हमारा दूसरा समीकरण है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ पर लिखेंगे एक x इक्वल टू 11 और y, ठीक है, y इक्वल टू 4 गुना 11 माइनस 6 इक्वल टू 38। तो जो उसका अभी हुआ वो 38:11। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 137 और 138। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए हुए विकल्प में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, जैसे सोशलिएशन। ठीक है, तो इसे किस शब्द से नहीं बनाया जा सकता है, सोशलिएशन किस शब्द से नहीं बनाया जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो इस शब्द से नहीं बनाया। अगला है एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ट्रेटर, तो इसे किस शब्द से नहीं बनाया गया है, तो इसे निष्ठ शब्द से नहीं बनाया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 139। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए विकल्पों में से उत्तर शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों में बन सकता है। इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन किस शब्द शामिल अक्षरों से बन सकता है, तो ये जो है वो मोटिशन से बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 140 और 141। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 1-2 कथनों के आगे 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आप समान ज्ञात तत्वों के अंतर होने पर भी दोनों वाक्यों की पड़ताल सत्य समझकर करें। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा अधिक कोई के दिए हुए कथन से निकलता है। यानी जो हमारा कथन है, भारत का गौरवमय अतीत का सर्वोत्तम उदाहरण पश्चिम में आयुर्वेदिक औषधियों से बढ़ी हुई लोकप्रियता है। और जो हमारा निष्कर्ष 2 है, आयुर्वेदिक औषधियाँ भारत में लोकप्रिय नहीं है और भारत में एलोपैथिक औषधियाँ लोकप्रिय नहीं हैं। तो इसमें जो हमारा सही निष्कर्ष जो निकलता है, मैं आपको बता दूं कि इसका सही निष्कर्ष ना तो 1 और ना ही 2 कोई नहीं निकलता है। कथन कुछ कुत्ते भौंकते हैं, सभी कुत्ते काटते हैं, और कथन है, और निष्कर्ष जो है वो
वो कुत्ते जो भौंकते नहीं वो कभी कभी काटते हैं, और वो कुत्ते जो भौंकते नहीं वो आवश्यक नहीं काटते हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष दो निष्कर्ष, अब इसमें कौन निष्कर्ष हमारा सही है, तो केवल एक निकलता है, यानी वो कुत्ते जो भौंकते नहीं हैं भी काटते हैं, यानी जो कुत्ते नहीं भौंकते हैं वो भी काटते हैं। दिए गए समीकरण को संतुलित करना तथा चिन्हों के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए, यानी गणित चिन्हों का सही क्रम चुनना है। तो इसका सही क्रम क्या होगा, 8 8 1 11 11 है। तो इसे हमें किस तरह से लिखेंगे, 8 - 8 + 1, ठीक है, 8 - 8, ठीक है, +1, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू 11/11। इस तरह से इसको हम लोग दर्शाएंगे। यदि 1 × 10 इक्वल टू 9, 2 × 10 इक्वल टू 18, 3 × 10 इक्वल टू 27, तो 8 × 10 क्या होगा, यानी यहाँ पर 8 × 10 क्या होगा, तो 1 × 10 - 1 इक्वल टू 10 - 1 करेंगे, यानी 1 × 10 - 1 यानी कि 10 - 1 इक्वल टू 9, ठीक है। अब 2 × 10 - 2, ठीक है, 2 × 10 - 2 यानी 2 × 10 यानी 20 - 2, ठीक है, 10 × 2 यानी 10 दूनी 20, ठीक है, और 20 - 2 तो हमारा क्या आ गया, 18, ठीक है। 3 × 10, ठीक है, 3 × 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 × 10 - 3 यानी 30 - 3 यानी 27, ठीक है। 8 × 10, ठीक है, 8 × 10, तो यहाँ लिखेंगे 8 × 10 - 8 × 10 - 8 यानी 8 × 80 - 8 इक्वल टू 72, ठीक है, 72। अगला, यदि प्लस का अर्थ है भागा, ठीक है, यदि प्लस का अर्थ है भाग, गुना का अर्थ है जोड़ना, माइनस का अर्थ है गुना, भागा का अर्थ है घटाना, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, यानी इसमें कौन सा समीकरण सही है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो समीकरण हमारा सही है वो है हमारा 1, यानी कि जैसे यहाँ पर दे रहा है कि प्लस का मतलब है गुना और गुना का अर्थ है जोड़ना, माइनस का अर्थ है गुना और भागा का अर्थ है घटाना, तो यहाँ पर 36 - 6 + 3 × 5/3 इक्वल टू 74, ठीक है, इक्वल टू 74 आ गया। यानी कैसे 74 आया, तो मैं आपको बता दूं कि 36 × 6 यहाँ पर जो है इसको हम लोग लिखेंगे, उसके बाद 36 × 6, ठीक है, 36 × 6 भागा 3, 36 × 6 भागा 3 + 5 - 3 इक्वल टू 74, ठीक है। अब 36 × 2 + 5 - 3 इक्वल टू 74, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 36 × 2, यहाँ पर लिखेंगे 36 × 2, ठीक है, 36 × 2 + 5 - 3 इक्वल टू 74, ठीक है, इक्वल टू 74। अब 72, यहाँ पर 36 × 2 किए तो 72 + 5 - 3, ठीक है, 72 + 5 - 3, तो 72 5 क्या हो गया हमारा 77 - 3, तो हमारा ये होगा 74। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, यानी यहाँ पर लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो फिर से मैं आपको एक बार इसको बता दूं कि जो हमारा पहला कॉलम है वो क्या है, 5 2 6 60, अगला कॉलम है 8 4 2 64, और तीसरा कॉलम है 7 6 3, और प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वहाँ पर क्या होगा उसे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 5 × 2 × 6 यानी 5 दूनी 10, ठीक है, और 10, ठीक है, 5 दूनी 10 × 6 इक्वल टू 60 आ गया। ये हमारा पहला कॉलम हो गया। अब रहा दूसरा कॉलम का, तो दूसरा कॉलम हम लोग कैसे लिखेंगे, 8 × 4 × 2 यानी 8 चौका 32 × 2 इक्वल टू 64, ठीक है, आ गया। अब तीसरा कॉलम लिखेंगे 7 × 6 × 3, तीसरा कॉलम लिखेंगे 7 × 6 × 3 यानी 7 छक 42 × 3, ठीक है, 42 × 3 यानी 2 तिहाई का 6 और 4 तिहाई 12 यानी 126।
अगला है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन करें। यहाँ पर फिर से हमें क्या करना है, लुप्त संख्या का ही चयन करना है। तो जैसा कि यहाँ पर क्या है, पहला कॉलम क्या है, 8 7 9, ठीक है, 8 7 9। तो यहाँ पर तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, 8 7, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, वहाँ पर किस तरह से लिखाएगा। तो 8 का क्यू, 8 जो है तो 8 का 2 का क्यू करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें ठीक है, अब 27, ठीक है, उसके बाद 27, तो 27 का 3 का क्यू करेंगे, 3 का क्यू करेंगे तो आ जाएगा 27। उसी तरह से 64, तो 4 का स्क्वायर, 4 का 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 64। तो यहाँ पर जो सही होगा यहाँ पर 64 होगा। नीचे दी गई आकृति के कितने वर्ग मौजूद हैं, यानी यहाँ पर जो आकृति दी गई है वहाँ पर टोटल कितने वर्ग मौजूद हैं। तो यहाँ पर टोटल जो है वो 16 वर्ग मौजूद हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो एस वाले फलक के सामने होगा, यानी जो उसके सामने होगा वो होगा हमारा, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरी होती है। तो जो प्रश्न आकृति को पूरी करती है वो है हमारा ए आकृति। उस आकृति का चयन कर जो निम्नलिखित आकृति श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, यानी यहाँ पर जो प्रश्न आकृति और यहाँ पर उत्तर आकृति है, तो यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी उसका चयन करना, तो यहाँ पर ये वाली आकृति आएगी। वीडियो के आखिर में मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर इस वीडियो में किसी शब्द के उच्चारण करने में मुझसे गलती हो गई हो, या किसी सवाल को मैं अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाई, या कहीं मुझसे गलती हो गया, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, जो समझा रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।